हेलो साथियों, कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी में निकली है बम्पर भर्ती। पुलिस की बम्पर भर्तियां निकल चुकी हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियां निकाली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये इस समय मेहरबान हो चुके हैं उन युवाओं के लिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। तो उनके लिए अभी आपके नई साल के लिए तोहफा दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। देखेंगे कि कितनी भर्ती किस विभाग में निकली हुई है। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि 2026 की आप सभी को अर्थात नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाइए। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस विभाग में कितनी भर्ती आई हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये सूचना है आपकी कल की 31 दिसंबर 2025 की, और आज क्या है 1 जनवरी 2026 हो गई है। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की भर्ती निकाली गई है। पहले आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष या महिला के लिए निकाली गई है। आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए निकाली गई है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए निकाली गई है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी की अलग से निकाली गई है। और आरक्षी घुड़सवार पुलिस की निकाली गई है। और जेल बॉर्डर की भी इसमें वैकेंसी आई हुई है। और जेल बॉर्डर महिला की भी इसमें वैकेंसी शामिल है। तो चलिए कितनी वैकेंसी है किस विभाग में। तो सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला दोनों के लिए देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी किसमें है, पीएससी में इस बार आई हुई है। तो पहले हम लोग कांस्टेबल में देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए अर्थात यूआर के लिए आपकी 4191 वैकेंसी दी गई है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1046 वैकेंसी दी गई है। वहीं अगर आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो आपकी 2826 वैकेंसी ओबीसी के लिए भी दी गई है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए आपकी 2198 वैकेंसी जो है वो एससी जाति के लिए दी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 208 वैकेंसी एसटी के लिए भी दी गई है। तो इस प्रकार से टोटल ये जो आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए आपकी कितनी हो गई है, 10,469 वैकेंसी आपकी हो जाती है। फिर आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस के लिए रिक्त पदों के श्रेणीवार विवरण आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले में आप मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते थे, लेकिन इसमें मेल कर पाएंगे। आरक्षित अनारक्षित वर्ग अर्थात यूआर के लिए इसमें 6060 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कितनी है, 1512 वैकेंसी है। वहीं ओबीसी के लिए इस बार इसमें काफी अच्छी वैकेंसी है। ओबीसी के लिए इसमें देखिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 4083 वैकेंसी दी गई है ओबीसी के लिए। वहीं अनुसूचित जाति एससी के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, 3176 वैकेंसी एससी के लिए है। और एसटी के लिए 300 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 वैकेंसी हो गई। आगे कौन कौन सी वैकेंसी है, आरक्षी विशेष पुलिस बल के लिए रिक्त पदों के श्रेणीवार विवरण। देखिए इसमें पुरुष अभ्यर्थी ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए, ये आरक्षी विशेष बल के लिए। ठीक है, विशेष बल के लिए। तो इसमें भी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। यूआर के लिए आपकी 538 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 134 वैकेंसी है, जिसे हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं। इसके बाद हमारी ओबीसी की वैकेंसी भी है, ओबीसी की 362 वैकेंसी है। इसके बाद एससी की हमारी 281 वैकेंसी है। और एसटी की हमारी 26 वैकेंसी है। इस हिसाब से ये 1341 वैकेंसी होती है। महिला बटालियन, ये महिला बटालियन देखिए जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ही निकाली गई है महिला बटालियन के लिए, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में महिला आरक्षी पदों के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही अप्लाई कर पाएंगी, जिसके लिए एससी के लिए आपकी सॉरी अनारक्षित वर्ग के लिए कितनी निकाली गई है, अर्थात यूआर के लिए 916 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 228 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 615 है। अनुसूचित जाति के लिए आपकी 478 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 45 है। तो इस हिसाब से आपकी 2282 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। आगे और भी वैकेंसी है। देखिए आरक्षित घुड़सवार पुलिस पद के लिए, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही देख कर आप लोग भरिएगा फॉर्म, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। घुड़सवार पुलिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें यूआर के लिए 30 है। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 7 है। ओबीसी के लिए आपकी 19 वैकेंसी है। और एससी के लिए 14 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से घुड़सवार के लिए आपकी टोटल 71 वैकेंसी निकाली गई है। जेल बॉर्डर पुलिस पुरुष के लिए, तो ये जेल बॉर्डर और सिर्फ इसमें पुरुष अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी अच्छी वैकेंसी दी गई है। अनारक्षित के लिए 1314 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के 327 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 885 है। और अनुसूचित जाति के लिए आपकी कितनी है, 688 वैकेंसी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 65 वैकेंसी इसमें दी गई है।
चलिए अगली वैकेंसी कौन सी है, अगली है जेल वार्डर महिला के लिए। तो इसमें देखिए जेल वार्डर पुरुष का भी आपने देखा था, जिसमें देखिए जेल वार्डर महिला का भी दिया है। 44 वैकेंसी यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, ओबीसी की आपकी 28 है, अनुसूचित जाति की एसआर अर्थात एससी की 22 है और एसटी की 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से 106 वैकेंसी जेल वार्डर महिला में भी निकाली गई है। चलिए आगे क्या है, देखिए इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अब आप देख लेते हैं कि इसमें समय आवेदन करने का क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है और कब से ये प्रारंभ हो रहे हैं। तो आवेदन करने की जो तिथि है प्रारंभ हो चुकी है कल से ही, ठीक है, कल से ये तिथि प्रारंभ हो गई है और चलेगी ये 30 जनवरी 2026 तक। ये जो जनवरी चल रही है इसमें 30 जनवरी तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे और शुल्क जमा करने की भी तिथि सेम रखी गई है और जमा करने के बाद समायोजन तिथि आपकी 30/12/2025 से लेकर के 2/2/2026 तक है। इसमें आप लोग अपना जो जमा किए गए शुल्क की समायोजित तिथि देख सकते हैं, ठीक है। अगली देखिए आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क क्या पड़ता है, तो आपको पता है कि पुराना वाला ही आवेदन शुल्क इसमें लिया जा रहा है, जिसमें सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 500 रुपये रखे गए हैं और वहीं अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए कितने रखे गए हैं, एससी और एसटी के लिए आपके कितने रखे गए हैं, 400 रुपये रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग के लिए ओबीसी एससी एसटी के लिए आपके ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 500 रुपये रखे गए हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है, बहुत जरूरी है इसमें बात करना। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा आपको क्या करना है, 12वीं में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की अर्हता एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। कह सकते हैं कि आप 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए या फिर 12th पास के समकक्ष जो भी डिग्रियां आती हैं वो आप क्वालिफाई किए हो। जैसे डिप्लोमा, यदि आप 10th के बाद सीधा डिप्लोमा कर लिए हैं तो एलिजिबल है, क्योंकि वो समकक्ष माना जाएगा किसके, 12th के। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र सत्यमय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें सीधा कह दिया गया है और देखिए आगे पढ़ लेते हैं। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो इसमें अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। जो लोग अभी 2026 में इंटर का एग्जाम देंगे वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपके पास अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता शुद्धता समकक्ष, ठीक है, ये तो सब अपना है। तो मैंने ये सेम टू सेम नोटिफिकेशन ही लगा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब इसमें हम लोग आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु क्या है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए। देखिए पुरुष के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना चाहिए पुरुष को। और अगर हम बात करें 22 वर्ष और 22 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे एज बहुत कम दी गई है, 8/4/12, सिर्फ 4 वर्ष ही इसमें दिया गया है, 4 वर्ष ही इसमें दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है इन लोगों के लिए जिनकी उम्र जो है वो 1/7/2025 को 18 वर्ष हो चुकी है और जो जुलाई 2003 से पूर्व अर्थात 1 जुलाई 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। देखिए इन्होंने तारीख भी डिसाइड कर दी है, कितनी कर दी है कि 2 जुलाई 2003 के बाद पास आउट होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2025 से 18 वर्ष का आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। इसमें देखिए महिलाओं के लिए 25 वर्ष तक कर दिया गया, पुरुष के लिए 22 वर्ष तक है। मेल मेल कैंडिडेट 22 वर्ष तक कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी 25 ईयर कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को थोड़ी सी छूट मिली हुई है। जन्म 2 जुलाई 2000 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये 2 तिथि आप याद रखिएगा। और इसमें श्रेणीवार फिर इसमें कुछ छूट भी दी गई है, देखिए श्रेणीवार इसमें छूट दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल रखने वाले लोगों के लिए ही होगी। जैसे कि जो लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए ही ये छूट मिलेगी। देखिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 2/7/2003 से लेकर के 1/7/2007 के बीच का जिनका जन्म है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे और महिला के लिए 2/7/2000 से लेकर के 1/7/2007 तक के महिला इसमें आवेदन कर पाएंगी। उसके बाद आप अनुसूचित जाति से अगर बिलोंग करते हैं तो 2/7/1998 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और 1/7/2007 तक
आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी के बाद अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें जो अनुसूचित जाति की हैं, तो 2/7/1995 में अगर उनका जन्म हुआ है या उसके बाद जन्म हुआ है तो, और 1/7/2007 तक अगर उनका जन्म हुआ है तो वो अप्लाई कर पाएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे देखिए दी गई है, तो आप इसको देख सकते हैं 2/7/1998 के बाद और 1/7/2007 के पहले जन्म हुआ होना चाहिए। वहीं महिला के लिए बात करें कि एसटी महिला के लिए तो 2/7/1995 के बाद उनका जन्म होना चाहिए और 1/7/2007 के पहले का जन्म होना चाहिए। तो एससी और एसटी की दोनों की सेम है, ठीक है, एससी और एसटी की सेम है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ा सा बदलाव है, देखिए कितना बदलाव किया गया है इस बार, तो कोई बदलाव नहीं है। देखिए इसमें अब यहाँ पे बात यह है कि एससी, एसटी और ओबीसी दोनों की जो आयु छूट है वो सेम रखी गई है। आयु में छूट दी गई है 5 साल की, 5 साल की जो छूट दी गई है वो दोनों को सेम, तीनों को सेम दी गई है, एससी हो चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो और चाहे वो ओबीसी हो, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के लिए कुछ अलग से छूट दी गई है। जो उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी है 5 वर्ष से जिनका अधिकतम सर्विस कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पे देखिए विशेष छूट दी गई है, तो ऐसे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जो शारीरिक मानक परीक्षा क्या है सॉरी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, ठीक है। ऊंचाई देखिए, अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने योग्यता देख ली, 12th पास सिंपल होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री हासिल होनी चाहिए। इसके बाद हमने देख लिया है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो शारीरिक मानक परीक्षण है वो कितना है। तो पुरुष के लिए आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आप यूआर कह सकते हैं, यूआर, एससी और ओबीसी इन सभी को 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइट इतनी होनी चाहिए। इसके बाद सीना, सीना आप देखेंगे तो 79 से लेकर के 84 होना चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 79 से 84 होना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो फुलाना है वो फुलाना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फुलाना है 5 सेंटीमीटर। किसी भी कंडीशन में आपको अगर आप चेस्ट नहीं फुला पाते हैं 5 सेंटीमीटर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे फिर आपकी 84 से लेकर के 89 तक हो, ठीक है। चलिए अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए यहाँ पे एसटी की सिर्फ छूट दी गई है, एसटी को यहाँ छूट दी गई है। तो एसटी की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, महिलाओं की नहीं बात कर रहा हूँ, ये पुरुष की बात कर रहा हूँ। बल्कि सीना सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और हाँ, सीना में भी इनको भी सीना में छूट दी गई है, कितनी दी गई है? तो यहाँ इसको 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर इनको करना चाहिए, ठीक है। फुलाना सभी को 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए आगे अब महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। तो महिलाओं के लिए देखिए, अगर आप यूआर से हैं, सॉरी, अगर आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं तो आपको 152 सेंटीमीटर रखना चाहिए हाइट, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। और आपका अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी से हैं तो आप 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका सार है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि एससी को छूट मिली हुई है एज में, छूट मिली हुई है फीस में, लेकिन उनका हाइट में छूट नहीं दी गई है। उनको हाइट जो है वो इंक्लूड की जा रही है किसके साथ? ओबीसी और जनरल वालों के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और अच्छी बात लिखी हुई है कि महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं का वजन। ये इसमें इन्होंने नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या होगी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, मेल कैंडिडेट को आपको क्या करना है? 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। कितने मिनट में? 25 मिनट में, जो कि आपका समय दिया जाएगा 25 मिनट। तो मेल कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर की जो है रनिंग करेंगे 25 मिनट में। वहीं फीमेल के लिए अगर हम बात करें, फीमेल, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। 2.4 किलोमीटर की रनिंग कितने मिनट में? वो 14 मिनट में, ठीक है।
वो 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। तो मेल को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे सिलेबस की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, डिटेल्ड सिलेबस जिसमें हम बताएंगे, और टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा ये भी बताएंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये भी बताएंगे। तो इन सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वैकेंसी आई हुई है उसका विवरण दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अगर देखते रहिएगा मेरा कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। हाँ, इसकी तैयारी जरूर करते रहिएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं छोटे छोटे वीडियोस में टॉपिक बनाता रहता हूँ। देखिए, बड़े में आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़िए, वेल एंड गुड। उसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन आप थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस जो आपके रिवाइज के लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर शेयर करिएगा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं 5 से 10 मिनट में कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फैक्ट हैं, उनको याद करा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।